हेलो स्मार्टियंस, आपके बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है और आप अपनी कमर की पेटी को बांध लीजिए क्योंकि अब जल्द ही आपके एग्जाम आने वाले हैं। डेट आ चुकी है, 15 फेब से आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। मैथ्स का भी पेपर आपका होगा जो मार्च में है। आपने डेट शीट देख ही ली होगी, इसलिए आप अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लगाना चालू करिए। और मैं एक टॉपिक आपको आज समझाऊंगा और बताऊंगा। ऐसे ही मेरे पूरे वीडियोस में आपको अलग अलग टॉपिक स्मार्ट जीवीएस की तरह से मिलते रहेंगे। आज एक टॉपिक लाया हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्विक रिवीजन के साथ आप इसको पढ़ेंगे और करेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करें और किस तरीके से करें। तो देखिए, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और ये भी स्कोरिंग है और कम से कम 5 से 7 नंबर का टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अलजेब्रा का पार्ट है तो उसको करिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे, तो कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आए हैं। कोशिश करिए और इसको देखिए। बोर्ड एग्जाम में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से 98 99 नंबर लाए जा सकते हैं, 100 तो भी लाए जा सकते हैं। इसलिए एक एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाइए। हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज दे रहे हैं। कैसे आप बस उतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो में से देखिए, पढ़िए, समझिए और करके जाइए और अच्छा सा अपने बोर्ड एग्जाम को दीजिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपने पढ़ रखा है, इसमें एक फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, nth टर्म पर इसमें आता है, सम इसका पूछा जाता है और इससे केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, असर्शन, रीजन भी आ सकता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म होता है a, तो उसके बीच में एक कॉमन डिफरेंस होगा तो अगला टर्म हो जाएगा a प्लस डी, जिसे कॉमन डिफरेंस d कहते हैं। तो हमने एक फर्स्ट टर्म ले रखा है a, तो मान लीजिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, जैसे आपने पढ़ रखा है कि फर्स्ट टर्म होता है क्या, फर्स्ट टर्म इसका होगा a, तो कॉमन डिफरेंस हम इसको डिनोट करते हैं किससे, d से। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d, तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी, a, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, उससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d। ऐसे एक एक का डिफरेंस, ये जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि अगर मान लीजिए किसी AP में पहला टर्म a1 है, दूसरा a2 है, तीसरा a3 है, चौथा a4 है और ये टर्म कहाँ तक जा रहे हैं, an तक। तो कॉमन डिफरेंस d किसके इक्वल होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यही हमारा इसी तरह लास्ट में क्या हो जाएगा, इसी तरह हर बार an माइनस वन टर्म, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड में फर्स्ट, थर्ड में सेकेंड, थर्ड तो d निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म a होता है, तो इसका अगर ये एक सीरीज है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 4d, तो हम क्या करेंगे कि हम इसका nth टर्म निकालेंगे। तो लास्ट टर्म इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक एक d है, तो लास्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही लास्ट टर्म कहलाता है, यही आपका nth टर्म कहलाता है। तो किसी AP का nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है an और वो किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू जी, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म है उस सीरीज में, ये n बताता है, a फर्स्ट टर्म को बताता है, d कॉमन डिफरेंस को बताता है। तो हमसे जो टर्म पूछेगा हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो an टर्म हमारा निकल आएगा। इसी an अगर हमें लास्ट टर्म निकालना हो तो लास्ट टर्म को भी l कहते हैं और इसका भी फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म भी क्या कहलाएगा, l कहलाएगा और इसका क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, first is
31st टर्म ऑफ एन एपी। हाँ, तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 60th टर्म इज 73। हमें कौन सा टर्म निकालना है? 31st टर्म निकालना है एपी में। और कौन सा टर्म पूछ रहा है? 11th टर्म। तो आप एपी तो जानते हैं क्या होती है हमारी एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी प्रकार हमको कौन सी एपी निकालनी है? 11th का मतलब क्या हुआ? 11th टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? a प्लस 10d। हमारा 11th टर्म कौन सा हो जाएगा? a प्लस 10d। देखिए, मैं चाहे तो आप an से भी निकाल सकते हो। 11th टर्म पूछ रहा है यानी हमको क्या निकालना है? an के फार्मूले से an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a11 क्या हो जाएगा? a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो क्या आ गया? a11 की वैल्यू आ गई a प्लस 10d। यहाँ n कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। n 11 दे रखा है तो n की जगह 11 रख दिया, तो a प्लस 10d। तो a प्लस 10d 11 टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है? 38। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। और 16 टर्म का मतलब कितना हो गया? a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। ये 60th टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया? 60th टर्म हो गया, 73। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस और माइनस, ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। 15d में से 10d जाएगा तो माइनस का 5d इक्वल्स टू 73 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 5 और 3 माइनस में, तो माइनस 35। तो d की वैल्यू कितनी हो गई? ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 7। d कितना आ जाएगा? 7। तो d की वैल्यू हो गई 7। कॉमन डिफरेंस हमारा 7 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में रख के आप चेक कर लोगे। तो जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 पे रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। तो a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी 38 माइनस 17। तो a हमारा हो जाएगा कितना? 2 और 3 माइनस का 32। तो फर्स्ट टर्म हमारा आ गया माइनस का 32। तो हमसे कौन सा टर्म पूछ रहा है? हमसे टर्म पूछ रहा है कौन सा? 30th टर्म कौन सा होगा? a प्लस 30d। तो a है हमारा माइनस 32 और d है 30 इंटू 7। तो माइनस 32 प्लस 210 तो कितना आ जाएगा? 8 और 10 में से 3 जाएगा 7 1, तो 178। तो ये वाला हमारा टर्म कौन सा टर्म हो जाएगा? हमारा 31st टर्म हो जाएगा। कौन सा टर्म हो जाएगा? 31st टर्म, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? 178। तो यही हमारा 31st टर्म होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और इस तरीके से लिखा होगा। बस आपको ये याद रखना है कि एपी क्या होती है? a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। और हम आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? An AP consists of 50th term of which third term is 12। तो एक AP है कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, जिसके पास कितने टर्म है? 50 टर्म। यानी n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 50। ठीक है, एक एक लाइन को पढ़ते हैं। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, विच थर्ड टर्म इज 12। यानी आपको थर्ड टर्म 12 दे रखा है। थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया? a प्लस 2d इक्वल्स टू आपको कितना दे रखा है? 12। एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म इज 106। तो लास्ट टर्म है आपका क्या? L। इसका क्या फार्मूला होता है? L इक्वल्स टू a प्लस
n माइनस वन इंटू डी a प्लस n माइनस वन। तो लास्ट टर्म आपको कितना दे रखा है 106 और n की वैल्यू कितनी है टोटल टर्म है 50 तो 50th ही हमारा लास्ट टर्म हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर a प्लस 50 माइनस वन इंटू डी यानी a प्लस 49 डी इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 106। तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 और 1 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर 12 रख दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए a प्लस 2d। तो देखिए a इक्वल है तो किस एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 49 में से 2 जाएगा तो 47d इक्वल्स टू 4 9 कितना बचेगा 4 and 9। तो 47d इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया आपका d। तो d की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से d की वैल्यू यहाँ से हमारी हो गई 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में रखकर हम कौन सी वैल्यू निकाल लेंगे a निकाल लेंगे। तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 4 तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो a हमारा कितना हो गया 8 हो गया। अब हमें क्या निकालना है 20th 9 टर्म। 20th 9 टर्म का मतलब हमें क्या निकालना है एक कम कर दीजिए a प्लस 28d क्या निकालना है 29 है तो बस एक कम कर दीजिए। तो हमें कौन सा टर्म निकालना है a प्लस 28d निकालना है। a इसमें देखिए तुरंत फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 तो यही an हो जाएगा a प्लस 28d हमें निकालना है। यानी हमें कौन सा टर्म निकालना है a29। तो a29 क्या हो जाएगा a प्लस 28d। तो a29 की वैल्यू a है 8 और 28 d की वैल्यू है 2। तो 8 प्लस 56 तो क्या हो गया 8 प्लस 56 तो ये कितना आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो a प्लस 8 प्लस 56 कितना हो गया 64। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है हाउ मैनी 3 डिजिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो डिविजिबल बाय 7 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर में पहला नंबर आप ढूंढिए जो 7 से डिविजिबल हो। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होंगे 100 से 100 तो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 101 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 102 ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 103 ये भी 7 से नहीं है। 104 भी नहीं है। 105 7 से डिविजिबल है। तो हमारा पहला नंबर क्या हो गया 105। तो नेक्स्ट नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 112। अब चले जाइए लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 999। क्या 999 7 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं है। 995 डिविजिबल होगा 994 डिविजिबल होगा 996 होगा। ये चेक कर लीजिए पहले चेक कर लेते हैं हम 994 क्या 994 7 से डिविजिबल होगा। चेक कर लीजिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 994 ही 7 से डिविजिबल होगा। 994 को जरा डिविजिबल कीजिए 7 से 7 1 जा 7 7 4 जा 28 और 7 2 जा तो 144। तो हो जाएगा ये 7 से डिविजिबल। तो हमारा कौन सा टर्म होगा आखिरी टर्म कौन सा होगा 994 क्योंकि जैसे इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो लास्ट टर्म क्या हो गया 994। तो हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पर a हमारा हो गया 105 d हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस 7 ठीक है और लास्ट टर्म कौन सा है हमारा l या an भी कह सकते हैं लास्ट टर्म से भी निकाल सकते हैं 994।
तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हाउ मैनी नंबर, यानी n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l है 994, a हो गया 105 प्लस n कितना हो गया हमारा, n हमें निकालना है n माइनस 1 और d कितना है 7। तो 104 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 105 को 105 n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ से जैसे डिविज करेंगे तो कितना आ जाएगा सॉरी ना, तो 994 से 105 को डिवाइड करेंगे तो 14 में से, तो 994 माइनस 105 को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो 990 105 n माइनस 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9 में से ये बचेगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 889/7। इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40 और 21 27। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 127। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 127, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 128। तो टोटल n कितना हमारा आ गया 128। तो ये हमारा नंबर हो गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 128, n की वैल्यू कितनी आ गई 128, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको समझना है। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़ा हल्का सा टफ भी होंगे, लेकिन टफ के चक्कर में वो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, उनको आपको करना है, मेहनत करनी है। मैथ्स में क्या है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ तो मैं सब केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप अपने लास्ट ईयर के 10th ईयर के सैम्पल पेपर्स हमारे साइट्स में पढ़ें, वेबसाइट में पढ़ें, उसको डाउनलोड करके आप आराम से देखिए और smartachievers.in में जाकर पेपर्स को डाउनलोड करिए, उसके सॉल्यूशंस भी पढ़ें, हमारे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, देखते रहिए और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को जितना अधिक से अधिक मजबूत करिए। 100 मार्क्स लाने होते हैं, पेपर 3 घंटे का होगा, पर आप उसको बहुत ही आसानी से 2 सवा 2 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सही करके आने हैं और ढंग से करके आने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो सम का फार्मूला क्या होता है, तो एपी के सम का जो फार्मूला होता है वो ये होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ s का मतलब हो गया सम, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म जिनका हमें सम चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो 4th टर्म और 8th टर्म का सम कितना है 24 है, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो यहाँ पे सम का फार्मूला अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको टर्म दे रखा था, सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी। तो तुम्हें टर्म का सम निकालना। तो 4th टर्म क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे a प्लस 3d। तो a प्लस 3d 4th टर्म हो जाएगा, और 8th टर्म कौन सा हो जाएगा a प्लस 7d। कह रहा है इन टर्म का सम, इन टर्म का सम टर्म ऑफ एन एपी इज कितना है 24। तो इन दोनों टर्म को आप ऐड कर दीजिए, तो a प्लस 3d a प्लस 7d इक्वल्स टू में कितना दे रखा है 24। तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, एक इक्वेशन 1 बन जाएगी, 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24।
फिर इसके बाद क्या कह रहा है, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो 6th टर्म कौन सा होगा आपका, a प्लस 5d, और 10th टर्म कौन सा होगा, a प्लस 9d। a प्लस 5d और a प्लस 9d, इनका सम कितना है, 44 है। तो ये आप चारों टर्म जोड़ दीजिए, a प्लस 5d, a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये भी हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी 2 बन गई। अब फर्स्ट और 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो एक इक्वेशन है 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24, और दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा, माइनस 4d इक्वल्स टू, माइनस का क्या आएगा 20। तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस हो जाएगा, d की वैल्यू आ गई आपकी 5। d 5 आ जाएगा तो a निकाल लीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24। तो 2a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 माइनस 50, 24 माइनस 50। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2a इक्वल्स टू कितना बचेगा, तो 2a इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 26 माइनस का, तो a की वैल्यू आ जाएगी -13। ठीक है, तो a -13 आ गया और d कितना आ गया 5। तो कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP। तो 3 टर्म ऑफ एन AP कितना हो जाएगा यहाँ से, तो फर्स्ट टर्म कौन सा होगा आपका, a यानी -13। इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, a प्लस d, सीरीज क्या होगी, a प्लस d, a प्लस 2d। तो a प्लस d यानी -13 और d कितना है 5, तो अगला टर्म हो जाएगा -13 प्लस 5। उसके बाद अगला टर्म -13 प्लस 10। तो क्या आ जाएगी, -13 -8 और -3। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी -13 -8 और -3। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके AP निकल आएगी। तो अगला नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुभा राव स्टार्टेड वर्किंग 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000। उसकी एनुअल सैलरी 1995 में 5000 थी। रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। तो वो हर साल 200 रुपये का क्या करती है, इंक्रीमेंट पाती है, 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट पा रही। इन विच ईयर डिड हर इनकम रीच 7000। यानी कि उसने 5000 से चालू किया, नेक्स्ट ईयर उसकी हो गई 520, उसके बाद हो जाएगी 540, क्योंकि ईच ईयर में वो 200 का पा रही है, और लास्ट में जाके उसकी कितनी हो गई है 7000। यानी उसका जो लास्ट टर्म, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने सालों में वो 7000 रुपये पहुंच जाएगी। तो एल उसका कितना दे रखा है 7000, ए की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5000, डी हो गया हमारा कितना 200, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 200 आएगी। तो यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 200 का, और लास्ट टर्म हमारे कितना दे रखा है 7000। तो बस यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, n। अगर n फाइंड करना है तो हम क्या निकालेंगे, l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 7000 इक्वल्स टू a है 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 2000। 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 200 इक्वल्स टू n माइनस 1 200। 200 से 2000 डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा।
तो n माइनस 1 इक्वस टू 10, तो n इक्वस टू कितने 11 ईयर्स। तो 11 ईयर्स बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी 11 ईयर्स बाद। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इन एन एपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि इन एन एपी एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n, ठीक है, और कह रहा है फाइंड द 10th टर्म। तो सम दे रखा है एपी का कितना 3n स्क्वायर प्लस 4n। अगर सम दे रखा है तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कि जितने टर्म है उनका सम। तो ये nth टर्म का आपको सम दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 4n। तो फर्स्ट टर्म मान लीजिए एपी का, अगर उसका सम निकालेंगे तो वही फर्स्ट टर्म आएगा, यानी अगर हम s1 निकाल लें तो s1 ही फर्स्ट टर्म होगा, s1 ही इसका क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा। तो s1 यानी ये किसके इक्वल होगा a के, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 4 इंटू 1, तो हो गया 3 प्लस 4, यानी a की वैल्यू आ गई 7। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। अब हम नेक्स्ट, अब हमें a पता चल गया, 10th टर्म निकालना है, यानी हमें कौन सा टर्म निकालना है a प्लस 9d। हमें कौन सा निकालना है a प्लस 9d निकालना है, यानी हमको d और पता चल जाए तो हमें 10th टर्म पता चल जाएगा। तो d निकालने के लिए हम क्या करें, अगला टर्म निकाल लें s2। तो s2 क्या होगा, तो s2 क्या हो जाएगा, s2 हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, तो 3 इंटू 4 प्लस 8, यानी 12 और 8 20। तो ये 20 क्या हुआ s2, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम। फर्स्ट टर्म हमारा 7 है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो s2 का मतलब हो गया s1 और फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम s2 कहलाएगा। s1 कहलाएगा पहला टर्म और s2 कहलाएगा दो टर्म का सम, यानी फर्स्ट और उसके बाद वाला टर्म, जिसकी वैल्यू कितनी है 20 है। यानी फर्स्ट टर्म अगर 7 है तो सेकंड टर्म क्या होना चाहिए 20 माइनस 7। तो सेकंड टर्म एपी का क्या होगा 20 माइनस 7, यानी a2 अगर हम निकालें तो क्या आएगा 20 माइनस 7 यानी 13। वो क्या आना चाहिए 13, 20 माइनस 7 करके हमने क्या निकाला 13, ठीक है। अगर हम s3 भी निकाल लें चेक करने के लिए, तो s3 क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 27 प्लस 12 यानी 39। इसका मतलब थर्ड टर्म क्या होगा, दो टर्म के सम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा a3 आ जाएगा 39 माइनस 20, यानी a3 हमारा कितना हो गया 19। तो AP हमारी क्या बन रही है जरा देखिए, पहला टर्म है 7, दूसरा टर्म है 13 और तीसरा टर्म है 19। तो कितने का D डिफरेंस आ रहा है 6 का, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 6, D इक्वल्स टू 6। A हो गया 7 फर्स्ट टर्म जिसे हमने कहा A1, यही A हो गया 7 और D की वैल्यू हो गई 6। तो हमको कौन सा टर्म पूछ रहा था A प्लस 9D, तो A हो गया 7 प्लस 9 इंटू 6, तो 7 प्लस 54, तो कितना हो जाएगा 61। तो जो 10th टर्म हमारा कौन सा होगा, यही हमारा 10th टर्म होगा 61, ठीक है। तो हमारा 10th टर्म कौन सा हो जाएगा 61। देखिए इसमें थोड़ा सा घुमाया है, इसमें SN पूछ रहा था, तो बस आप पहला टर्म निकाल लीजिए, दूसरा टर्म निकाल लीजिए और तीसरा टर्म निकालिए। तो दूसरा टर्म कैसे निकलेगा, सम का मतलब होता है जितने टर्म है उनका सम। तो अगर फर्स्ट टर्म निकालना है
तो हम S1 निकालें, तो एक ही टर्म होगा, तो S1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 7। लेकिन जैसे हमने S2 किया, S2 का मतलब हो गया फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम, वो 20 आया। तो अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो हमें कैसे निकालना होगा, 20 - 7 करके, तो हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड टर्म क्या होगा, जब हम S3 निकालेंगे तो S3 क्या होगा, 3 टर्म का सम, और 2 टर्म का सम हमारे पास 20 था, तो थर्ड टर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 39 - 20 19। तो एक AP बन रही 7 13 19, ऐसे फोर्थ निकालेंगे तो अगला टर्म हो जाएगा आपका 6, उसमें ऐड कर देंगे तो अगला टर्म 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सम आ जाएगा। तो D की वैल्यू 6। तो 10th टर्म पूछ रहा है, फाइंड द 10th टर्म, तो 10th टर्म कितना हो जाएगा, 61। अगला क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी टर्म ऑफ AP 9 7 25 मस्ट बी टेकिंग टू गिव ए सम ऑफ 636। तो कितने टर्म AP के हैं जो सम हमें क्या देंगे, 636। तो सीधा सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम हमें दे रखा है n टर्म्स का कितना, 666, n हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ A दे रखा है 9 और D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 17 - 9 = 25 - 17। इससे आप D चेक कर लीजिए, अगर दोनों में सेम हो गया तो वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 और 25 में से जाएगा तो भी 8, यानी यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। तो D की वैल्यू हो गई 8। और सम का फार्मूला क्या होता है, SN, n हमें निकालना है, वो होता है n/2 2a + n - 1 × D। ठीक है, तो ये हमारा सम का फार्मूला हो गया, SN = n/2 2a + n - 1 × D। तो सम का फार्मूला क्या होगा, SN = n/2 2a + n - 1 × D। तो अब निकालते हैं हम लोग। तो SN हमें निकालना है, SN हमें देगा 636, n हमको निकालना है n/2, 2 × a 9 हो गया, n - 1 और D की वैल्यू हो गई 8। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 इधर ले आते हैं, 636 n/2 18 + 8n - 8 हो जाएगा ये। तो n/2 18 + 18 में से 8 जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 + 8n। ठीक है, तो 10 + 8n हो जाएगा। अब n से n/2 से डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, 5n + 4n² = 366 636। तो इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, वो हो जाएगी 4n² + 5n - 636 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें डिफरेंस चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अगर हमें डिफरेंस चाहिए तो वो क्या होगा, 53 और 48 होगा। तभी इनका मल्टीप्लिकेशन देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 24 4 और 2544 है। तो वो किससे आएगा, वो हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 48 और 53 का डिफरेंस, 40 और 53 एक, तो 4n² + 53n - 48n - 636 = 0। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, यहाँ से आप चाहो तो इसको माइनस इधर ले दो, 4n² माइनस यहाँ से 4n² -48n कर दो इसको, और इसको 53n 636 = 0 कर दिया। तो यहाँ से हमारा 4n कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n माइनस कितना आ जाएगा, n - 1 2। ठीक है, और यहाँ से 53 कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, n - 12।
इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 12 प्लस 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 12 प्लस 4n इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे n की वैल्यू। तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और इधर से आएगी नहीं क्योंकि इधर से वैल्यू निगेटिव हो रही है और टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो ये वैल्यू तो नहीं होगी। तो हमारी कौन सी वैल्यू हो गई, n इक्वल्स टू 12। तो n इक्वल्स टू 12 टर्म का सम हमेशा क्या आएगा 6 3 6 आएगा। टर्म कभी निगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए वो वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पर सम कितना हो जाएगा 6 3 6, n इक्वल्स टू 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल 15 तक तो कितने हो जाएंगे। पहला टर्म 8 होगा, 8, दूसरा टर्म 16 होगा, तीसरा टर्म 24, 15th टर्म तो 15 इंटू 8 कितना होता है 120। ठीक है, तो कह रहा है कि इन टर्मों का सम क्या होगा जो मल्टीपल ऑफ 8 हो। तो सीधा सीधा SN निकाल लेंगे। तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 15 टर्म दे रखे, फर्स्ट 15 टर्म, तो n की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, a की वैल्यू 8 दे रखी है, d की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो s 15 हमें निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म। तो 15 बाई 2 इंटू 8 15 माइनस 1 इंटू d। तो 15 बाई 2 16 प्लस 14 इंटू 8। ठीक है, तो 15 बाई 2 16, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 1 2। तो 15 बाई 2 8 2 1 128, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 और 4, 15 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 96। ठीक है, कितना आ जाएगा सम 960। 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, तो 960। तो इसका सम कितना हो जाएगा 960। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल 8 डिवाइजर बाई 7, इस टाइप के सीरीज टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन में 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 960 इसका सम हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन AP द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और बहुत बार पूछा गया है पेपर में। तो पॉलीगॉन है, मान लीजिए पॉलीगॉन की साइड्स पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर n साइड्स हैं। तो पॉलीगॉन की जब n साइड होती है तो उनके एंगल्स का सम क्या होता है, हम सभी जानते हैं। तो पॉलीगॉन है और उसके अगर n साइड्स हैं, पॉलीगॉन है और उसके साइड्स कितने हैं n है, तो उसके एंगल का जो सम होगा, सभी एंगल्स का जो सम होगा, सम ऑफ एंगल्स, वो क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये भी आप जानते होंगे कि पॉलीगॉन जो होता है उसका मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा, जो बड़ा सा एंगल होता है, तो सबसे बड़ा उसका वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकती, 180 से कम ही हो सकती, 180 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो सम ऑफ द एंगल्स क्या होगा किसी पॉलीगॉन में, अगर n साइड्स हैं तो n साइड्स हैं तो सम ऑफ द एंगल क्या होगा n-2 इंटू 180। तो वो कह रहा था स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, स्मॉलेस्ट एंगल 120, यानी शुरू कहाँ से हो रहा है, a कहाँ है हमारा 120,
और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो अगला एंगल क्या होगा, उससे बड़ा 125, उससे बड़ा 130। इस तरीके से पॉलीगॉन के सम दे रखा है, मतलब एपी में है उसके एंगल्स। अगर एपी में तो 120, 125, 125 इस तरीके से कितनी साइड्स हैं उसका सम, तो जितनी साइड है उसका सम है, तो सम का फार्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a 2 इंटू 120 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 5 है। ठीक है, तो Sn हमें दे रखा है क्या, n माइनस 2 180 डिग्री n बाई 2 240 प्लस 5n माइनस 5। इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 360 हो जाएगा, 360n माइनस 720 इक्वल्स टू 244 में से चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 235, 235n और प्लस 5n स्क्वायर, ये हो जाएगा 5n स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, 240 में से 5 जाएगा तो 235n प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इक्वल्स टू 0। 5n स्क्वायर 235n माइनस 360n प्लस 72 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5n स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, माइनस का 125n प्लस 720 इक्वल्स टू 0 और 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 16n 9, तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल्स टू 0। तो n यहाँ से कॉमन हो जाएगा, n माइनस 16, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 9 और n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो 2 हो गए इसके रूट, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा और दूसरा n इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। तो इसका आंसर 9 होगा, 16 इसलिए नहीं होगा 16 क्योंकि मैक्सिमम एंगल कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एंगल 180 होना चाहिए, लेकिन जैसे आप इसका ग्रेटर देन 16 से निकालेंगे तो वो कितना पहुंच जाएगा, a प्लस 16, तो वो 195 पहुंच जाएगा, वो कितना पहुंच जाएगा 195, इसलिए 16 आंसर नहीं होगा, 16 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, n इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 9 इसका आंसर होगा, 16 आंसर नहीं होगा। अगर आप 16 ले लेंगे तो आप क्या हो जाएगा 1 प्लस 15d, अगर n की वैल्यू 16 है यानी मान लेते हैं 16 है तो आप ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा 1 प्लस 15d, और जैसे ही आप 1 प्लस 15d करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120 प्लस 15 इंटू डी मतलब 5, तो 120 प्लस 75 यानी 195, जबकि पॉलीगॉन का एंगल कितना होना चाहिए 180 से कम होना चाहिए, और ये तो 195 आ रहा है, इसलिए 16 आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, n इक्वल्स टू 9 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पॉलीगॉन के एंगल का सम याद रखना पड़ेगा आपको, n माइनस 2 180 होता है, बस इसमें यही चीज थी क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द सम, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ए सम ऑफ द 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, यानी कि स्कूल में 700 रुपए का टोटल प्राइस है और 7 प्राइजेस डिसाइड हुए हैं जो स्कूल में बांटे जा रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज ₹10 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो मतलब पहला प्राइज मान लीजिए कि 100 रुपए का है तो नेक्स्ट प्राइज 80 का होगा, उसके बाद 60 का होगा, 40 का होगा, इस तरीके से वो कह रहा है ईच ऑफ द प्राइस। तो कह रहा है कि प्राइजेस का फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो प्राइजेस की वैल्यू निकालनी है।
तो हम मान लेते हैं कि हमने एक 20 रुपीज़ का अगर हम प्राइस है तो मान लेते हैं एक ए है, तो एक मिडिल का कोई प्राइस ले लेते हैं। तो मिडिल का अगर हम कोई फर्स्ट टर्म को हम अपना मतलब सीरीज में ए मिडिल प्राइस है, तो ए से बड़ा होगा A20, 7 प्राइस है तो ए से बड़ा होगा क्या है A+20 और ए से छोटा क्या होगा A-20, यही तो होगा। ऐसे ही 7 प्राइस बना लेते हैं, इससे जस्ट बड़ा वाला प्राइस की वैल्यू होगी A50 और इससे जस्ट छोटे वाले प्राइस की वैल्यू हो जाएगी A40। फिर इससे बड़े वाले की कितनी हो जाएगी A+60 और इससे छोटे वाले की क्या हो जाएगी A-60। तो इस तरीके से आप देखिए तो हमारे पास 7 प्राइस आ गए। इस तरीके से 7 प्राइस, हमने स्टार्टिंग प्राइस ये ले लिया, एक उससे बड़ा दे दिया और एक उससे छोटा दे दिया। कह रहा है इनका टोटल सम 700 रुपीज है, तो हम इस सबको ऐड कर देंगे। जैसे सबको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा A+60, A+40, A+20 प्लस A-20, A-40, A-60 इक्वल्स टू 700। टोटल प्राइस कितना है हमारा 700 है। तो ये 60, 40, 20, ये माइनस से 60, 40, 20 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कट जाएंगे आपस में। तो हमारे पास क्या बचेगा टोटल ए बचेंगे, तो 7A इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 700। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 100। अब ए की वैल्यू अगर 100 हो गई तो उसके बाद वाला 120 का हो जाएगा, उसके बाद 80, फिर ये हो जाएगा 60 और इसके बाद 40 और ये 120, 140 और 160। तो इस तरीके से ये 7 का हमारा क्या होगा 7 प्राइस के रेट हो जाएंगे 160, 140, 120, 100, 80 और 60 और 40। तो इस तरीके का ये हमारा प्राइस हो जाएंगे, अलग अलग प्राइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि 200 लैक्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। तो ये 200 लैक्स लकड़ी के गट्ठे दे रखे हैं। इन लकड़ी के गट्ठों में क्या दे रखा है कि 200 लैक्स दे रखे हैं और फॉलोइंग मैनर 20 लॉक्स इन द बॉटम, यानी 20 नीचे हैं, उसके ऊपर फिर 19, फिर 18, फिर इस तरीके से एक गट्ठर बनाया गया है लकड़ियों का। और जो ये जो लकड़ियां हैं इनका गट्ठर बनाया गया का टोटल नंबर ऑफ जो रोज में लकड़ियां हैं वो कितनी है 200 है। यानी टोटल नंबर ऑफ जो जितनी भी लकड़ियां हैं वो 200 दे रखी हैं, जो गट्ठा दे रखा है, जो ये जो बनाए गए लॉक्स बनाए गए हैं वो 200 है। तो इसका मतलब है आपको सम दे रखा है। अगर सम दे रखा है तो सम का फार्मूला आप जानते ही हो। तो हमको निकालना क्या है कि कितने ऐसे रोज बनेंगे, कितनी ऐसी रो बनेंगी, तो n निकालना है। तो कितने ऐसे रोज होंगे जिसमें ये एडजस्ट है, और रो को इस तरीके से AP में एडजस्ट किया गया। जैसे कैसे, पहली रो लास्ट एकदम बॉटम में इस वाले में करीब 20 है, तो पहली रो में है 20, फिर है 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे ही उन्होंने रो का एक गट्ठर बनाया हुआ है। और कह रहा है टोटल गट्ठर में जो जितने भी लॉक्स है वो 200 है, यानी सम है 200, यानी Sn इक्वल्स टू Sn हमें कितना दे रखा है 200 दे रखा है। Sn हमें 200 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि हम सम के फार्मूले का यूज कर ले। Sn इक्वल्स टू क्या था n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सम का फार्मूला होता है, कैसे सम निकालते हैं। और यहाँ a की वैल्यू है, ये a है आपका, और d कितना हो जाएगा यहाँ पर -1। 19 - 20 करेंगे तो d की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी -1, और फिर 18 - 19 करेंगे तो d की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो सम है 200, n हमको निकालना है n/2, 2 इंटू ए है 20 और n हमको निकालना है और -1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो 200 n/2 40 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का n हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 41 माइनस n आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 200, 2 को उधर ले जाइए तो
तो ये हो जाएगा 400 इक्वस टू 41n हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर, 41n माइनस n स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो n स्क्वायर अगर हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वस टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसके रूट्स अगर निकाल लें कि 41 है और 400 के हमें रूट निकालने हैं तो क्या हो जाएंगे, तो 16 और 25 हो जाएंगे। 16 और 25 को अगर ऐड करेंगे तो देखिए कितना आता है 41 ही आता है। तो 41 16 और 15 हो जाएंगे तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा n माइनस n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 और यहाँ से माइनस 16 कॉमन ले लेंगे, माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो वो कितना बन जाएगा n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो n की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी 25 और दूसरी कितनी आ जाएगी 16। एक 25 आ जाएगा, दूसरी 16 आ जाएगी। तो n की वैल्यू होगी 25 और 16। तो नंबर ऑफ रोज हमारी 2 दिखा रहा है, 16 और 25। तो कितने लॉग्स बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, तो हम निकाल लेते हैं। पहले t16 निकाल लेते हैं। तो कौन सा टर्म होगा t16 अगर चेक कर लें तो t16 जब निकालोगे तो n की वैल्यू 25 होगी। तो t25 क्या होगा जरा देख लो। अगर हम t25 निकालें तो वो हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t25 यानी t क्या है, वही a25 जिसको हम बोल रहे हैं, t की जगह ये यूज कर लेते हैं। a25 an है हमारा तो t की जगह a, तो a25 तो a कितना है हमारा, a है हमारा कितना 20 प्लस 25 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -1। तो a25 हमारा कितना हो जाएगा, a25 हो जाएगा 20 और यहाँ से आएगा 14 यानी -24 यानी -4। तो निगेटिव तो n कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए 25 इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा 16 यानी n की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 16 आएगी। यानी टोटल नंबर ऑफ जो हमारे रोज बनेंगे वो कितने बनेंगे 16 बनेंगे। 16 रो एपी को रिप्रेजेंट करेंगे और ये 200 लैक्स हमें दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपको इसी तरह सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखें कि निगेटिव टर्म क्या है ये निकालने वाला। तो निगेटिव टर्म्स निकालने के लिए इसका मतलब हमको ये देखना है कि कौन सा टर्म हमारा निगेटिव, पहला कौन सा टर्म हमारा निगेटिव होगा। तो टर्म हम कैसे निकालते हैं, जब भी टर्म की बात होती है तो हम टर्म वाला फार्मूला लगाते हैं, जनरल टर्म का फार्मूला। तो यहाँ पर a पहले देख लो कितना है, a है यहाँ पर a जो है हमारा है 121, कितना है 121 और d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा 117 माइनस 121 इक्वल्स टू 113 माइनस 117। तो कितना आ जाएगा -4 इधर से भी और -4 इधर से भी। तो d की वैल्यू क्या आ गई -4 हो गई, a हो गया 121। तो हम an निकाल लेते हैं। तो an हमारा क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है -4। तो an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, an इक्वल्स टू हो जाएगा 121 माइनस 4n प्लस 4। तो 125 माइनस 4n ये हमारा an आ जाएगा। अब कह रहा है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो निगेटिव टर्म का मतलब क्या होना चाहिए, an हमारा ऐसा हो जो लेस देन 0 हो। तो बस तुम्हें क्या करना है, an को लेस देन 0 दिखाना है। an को क्या दिखाना है, लेस देन 0 दिखाना है। यानी कि 125 इज लेस देन 4n, 125 इज लेस देन 4n हो जाएगा। an की जगह वैल्यू रख दे तो क्या आ जाएगा 124। यहाँ पर अगर an की जगह वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 124, 4n लेस देन 0, तो 4n इधर चल जाएगा। तो 124 इज लेस देन
0। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो 124 इज लेस देन 4n हो जाएगा। यहाँ से n निकाल लेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4n इज ग्रेटर देन 125, तो n की वैल्यू हो जाएगी 125/4। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये करीब आएगा, ये हो जाएगा आपका 31.25, यानी 31 से बड़ा टर्म होगा। और n इज ग्रेटर देन किससे, कितना आ रहा है, 31.25, यानी 31 से बड़ा टर्म। 31 से बड़ा टर्म कौन सा होगा, 32, यानी जो 32 टर्म होगा वही हमारा कैसा टर्म होगा, निगेटिव टर्म होगा। वही हमारा कौन सा टर्म होगा, निगेटिव टर्म होगा। तो निगेटिव टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने इस टर्म को, an को निगेटिव दिखाना होगा। जब आप निगेटिव दिखा दोगे तो n की वैल्यू आई है 31.25, तो 31 तो हो नहीं सकता क्योंकि 31 से बड़ा टर्म है, तो कौन सा टर्म होगा, 32 टर्म। ठीक है, तो निगेटिव टर्म के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइड 20 into 4 पावर फॉर द फॉर्म एन AP सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म इन रेशियो 2:3। तो कह रहा है कि 20 को इस तरीके से डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में कि वो एक AP में हो। तो जब हम AP की बात करते हैं तो मान लीजिए AP को, अगर मैं AP के 3 टर्म लेने या AP के 4 टर्म लेने तो कैसे रहते हैं, जैसे 3 टर्म लेने हो अगर AP के तो वो हो जाते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी। तो इससे क्या होता है, बड़ा आसानी से डी भी कर जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने समथिंग। तो ये 3 टर्म के लिए। वैसे ही हम 4 टर्म अगर लें तो 4 टर्म हम इस तरीके से ले लें, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। तो ये भी चारों 4 टर्म के लिए हम AP को इस तरह मानते हैं। जब 4 टर्म की बात होगी तो क्या हो जाएगा, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D। तो ये 4 टर्म हो जाएंगे। अब कह रहा है 4 टर्म डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, तो अगर इनका सम निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 20 के। तो जरा उसको सम करिए, A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी। देखिए इस तरीके से मानने का फायदा ये है कि D कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 20। तो ये 4D हो गया, ये भी 4D हो गया, तो हमारे पास 4A इक्वल्स टू कितना आ गया, 20। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 5, A हमारे पास 5 आ गया। तो एक कंडीशन से हमें ये फायदा मिल गया कि हमें A फर्स्ट टर्म निकल आया, A इक्वल्स टू 5। अब वो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म क्या है, ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये फोर्थ टर्म, इनका प्रोडक्ट यानी A माइनस 3D, A प्लस 3D, इनका प्रोडक्ट रेशियो सेकेंड और थर्ड टर्म का। सेकेंड टर्म क्या है, A माइनस डी और A प्लस डी। तो A माइनस डी और A प्लस डी, इनका रेशियो में कितना दे रखा है, 2:3। क्या दे रखा है, 2:3। तो देखो एक इसका फार्मूला लिखा हुआ है, A माइनस बी, A प्लस बी, A माइनस बी, A प्लस बी। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, इसको हम रेशियो के टर्म में लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस 3D का होल स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3। इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ से एक हमको D की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, और A हमको कितना दे रखा है, 5 भी दे रखा है। तो यहाँ से जरा हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से इधर सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, 3A स्क्वायर माइनस 27D स्क्वायर इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2A स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से तो A स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A स्क्वायर, 3A स्क्वायर से A स्क्वायर चला जाएगा तो A स्क्वायर इधर आ जाएगा और बाकी इधर चला जाएगा, 27D स्क्वायर उधर चला गया माइनस 2D स्क्वायर। तो कितना बचा, 25D स्क्वायर। तो A स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 25D स्क्वायर। और A की वैल्यू आपको ऑलरेडी कितनी दे रखी है, 5 दे ही रखी है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25D स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 25।
और यहाँ से भी कितना हो जाएगा 25। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, यानी डी की वैल्यू कितनी आएगी 1 नहीं आएगी, डी की वैल्यू आएगी +-1। क्या आएगी +-1, क्योंकि रूट के अंदर 1 लग जाएगा। तो रूट के अंदर ऐसे यहाँ से डी स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे d = √1। तो d की वैल्यू क्या आ गई +-1। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द फोर्थ टर्म हमसे पूछ रहा है। तो डिवाइड तो हमको चारों टर्म बताने हैं, चारों किस टर्म से डिवाइड होंगे। तो पहले हम d = 1 लेके करें। अगर हम d = 1 लेके करेंगे कि d = 1 है तो टर्म कौन से है a - 3d, यानी 5 - 3। फिर क्या हो जाएगा 5 - 1, फिर 5 + 1, फिर 5 + 3। तो एक सीरीज ये बन जाएगी, वो हो जाएगी 2, 4, 6 और 8। एक सीरीज ये बन जाएगी। अब हमें क्या लेना है d = -1। तो d = -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 3, 5 + 1, 5 - 1 और 5 - 3। तो ये क्या बन जाएगा 8, 6, 4, 2। तो रिवर्स ऑर्डर पे आ जाएगी। तो इस तरीके से दोनों सीरीज हमारी बन जाएगी। एक हो जाएगी 2, 4, 6, 8 और दूसरी हो जाएगी 8, 6, 4, 2। तो ध्यान रखिए दोनों सीरीज आपको लिखनी पड़ेगी, दोनों सीरीज को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 12x² + 39x - 28 = 0 आर इन AP, फाइंड द रूट्स। तो अभी क्योंकि देख रहे हैं कि एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप जानते होंगे 2 रूट्स हैं, ये एक क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन में हमेशा कितने रूट्स होंगे 3 रूट्स होंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स हैं तो 3 रूट्स वो भी किसमें है AP में है। तो हम क्या करेंगे x³ - 12x² + 39x - 28 = 0। क्योंकि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था जब AP में 3 टर्म्स की बात हो, यानी यहाँ 3 रूट्स की बात हो रही, तो AP के टर्म्स हम किस तरह लेते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं a - d, a और a + d। तो ये हमने रूट मान लिए कि इस इक्वेशन के इस टाइप से रूट होंगे AP के अगर फॉर्म में है तो a - d, a + d। तो हम सम ऑफ द रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a - d, a + d = -b/a, यानी -12/a यानी 1। तो यहाँ से d से d कैंसिल हो जाएगा तो 3a की वैल्यू आ जाएगी 12, तो a की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP कितना हो गया 4 हो गया। अब हम d निकालते हैं, d निकालने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा a - d इंटू a और a + d। तो वो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट 28 d/a - d/a तो 28 हो जाएगा। और इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू रख दीजिए 4 - d इंटू 4 और 4 + d = 28। तो ये 4 से ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 16 - d² = 7। तो यहाँ से जब d² निकालोगे तो जैसे d² निकालोगे तो d² की वैल्यू आ जाएगी 9। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर भी +-3 हो जाएगी। d की वैल्यू क्या आ जाएगी +-3। तो रूट्स क्या होंगे जरा चेक कर लीजिए। पहले एक बार d को हम 3 ले लेते हैं। तो जैसे d को 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 - 3, 4 और 4 + 3। तो एक रूट हो जाएगा 1, 4 और 7। और नेक्स्ट जब d = -3 लेंगे तो रिवर्स कर जाएगी। तो क्या हो जाएगी 7, 4 और 1। तो इस तरीके से दोनों AP हमारी आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी दोनों AP आ जाएंगी d के अलग अलग वैल्यू के लिए। तो ये इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों के पास जो अगला क्वेश्चन है वो केस बेस्ड स्टडीज़ का है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं।
तो अपने कंफ्यूजन को दूर रखिए और केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप उसको ढंग से पढ़ें और सॉल्व करेंगे तो उससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते। इसलिए केस बेस्ड स्टडीज की केवल प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन ईजी होता है। जैसे कि एपी का मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि केस बेस्ड स्टडीज में कैसे किया जाता है। जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्या कह रहा है और क्या ऑप्शन है, उस ऑप्शन को सही करने की कोशिश करते हैं। India is a competitive manufacturing location due on the low cost of manpower and strong technical engineering capabilities contributing to higher quality production। जैसे आप लोग जानते हैं आजकल देश में मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में अपना देश बहुत ग्रोथ कर रहा है, तो उसी से उन्होंने आज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर ही एक केस बेस्ड उठा दिया है और कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ द टीवी सेट इन ए फैक्ट्री इंक्रीज यूनिफॉर्मली। मतलब एक यूनिफॉर्मली मतलब फिक्स रेट से वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, विद ए फिक्स नंबर एवरी ईयर। इफ प्रोडक्शन इज 60,000 सेट्स इन ए 6th ईयर एंड 22,600 इन 9th ईयर। तो ये जो 6 और 9th आपको जो दे रखा है ना, ये n दे रखा है कि n की वैल्यू यहाँ 6 है और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 9 है। और ये जो 60,000 सेट है वो an दे रखा है 6 के लिए और ये a9 दे रखा है और ये a6 दे रखा है। तो a9 और a6 दे रखा है, तो हम पहले a6 निकाल लें। तो a6 हमारा क्या हो जाएगा, a6 इक्वल्स टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। तो a6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60,000 और a प्लस 5d। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई, ठीक है। फिर 9th के लिए वैसे ही 22,600 हो जाएगा, 22,600। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी a प्लस 8d। तो ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 9th के लिए। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ही सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा -3d और यहाँ से कितना आ जाएगा 0, 0, 6, 12 में से 6 गया 66,000। तो d की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, माइनस में है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो d की वैल्यू हो जाएगी 2200। तो d हमारा कितना आ गया, 2200। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखकर हम a निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जैसे ही हम a निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16,000 इक्वल्स टू a प्लस 5 इंटू 2200। तो a प्लस 000 11,000 इक्वल्स टू 6,000। तो a की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 5,000। तो जो AP बन रही है वो क्या बन रही है, यानी हमारी जो AP बनेगी वो बनेगी क्या, 5,000। फिर अगले साल प्रोडक्शन में D ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 7, 2, 5 और 7, 2, 0, 0 हो जाएगी। ऐसे ही हमारी AP बढ़ती चली जाएगी। अगले हो जाएगी 9,400, 9,400 थर्ड ईयर में। इस तरीके से हमारी AP बनती चली जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, अब टिक लगाते चले। व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन क्या होगा, यानी A की वैल्यू पूछ रहा है, यानी आंसर क्या होगा, C सही हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 8th ईयर। 8th ईयर का मतलब क्या हो गया, 8th साल में, वो कितना होगा, A प्लस 7d। तो A हो गया 5,000 और प्लस 7 इंटू 2200। तो ये हो जाएगा 5,000 प्लस 00, ठीक है। तो उसमें 5,000 ऐड कर दो, तो ऑप्शन से मिला लो फटाफट। तो कितना हो जाएगा, 20,000, कितना हो जाएगा, 20,400। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20,020। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग थर्ड ईयर। टोटल प्रोडक्शन यानी सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम पूछ रहा है। तो तीनों सालों का प्रोडक्शन लिखा ही हुआ है, तो आंसर तो मिला लो 5,000, 72,000 और 92,000। तीनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, या तो सम का फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, SN इक्वल्स टू करके
Sn इक्वल्स टू थर्ड ईयर का पूछ रहा है तो S3 3/2 2 इंटू 5000 प्लस 2D 2 इंटू 22,000, या फिर ये तीनों ऐड कर दो तो 00 4 2 6, देखो 6 किस में आ रहा है, ये आ रहा है 6 इसमें, तो आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 21,600। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, या तो इस फार्मूले से सॉल्व कर लो Sn के फार्मूले लगा के, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा, या इन तीनों को टर्म को ऐड कर लो, 4 2 6 और 9 9 7 कितना होगा 16 और 5 21, तो 21,600 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, यहाँ पर तुमसे n पूछ रहा है कि किस ईयर में 29,200 हो जाएगी, तो 29,000 किस ईयर में हो जाएगी, तो उसको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सीधा सीधा उसको तुम निकाल सकते हो कि किस ईयर में 29,000 2 ईयर हो जाएगी, तो हमें n निकालना है, तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n का फार्मूला रख देते हैं, वो क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू हमको क्या निकालना है, किस ईयर में हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू 22,000 d, और एयर हमारा कितना दे रखा है 29,200 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, और n माइनस 1 इंटू 2200, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0 2 4 2 इक्वल्स टू 22,000 n माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 22 से करेंगे तो 1 और 1 11, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12, तो 12 साल बाद, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा कि 12th ईयर में ये हमारा 29,200 का प्रोडक्शन दे देगा। उसके बाद क्या था, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन ड्यूरिंग 7th ईयर एंड 4th ईयर, तो डिफरेंस पूछ रहा है 7th ईयर का मतलब क्या होगा 1a प्लस 6d, और 4th ईयर का क्या होगा a प्लस 4d, तो पहले डिफरेंस निकाल लो, तो a प्लस कितना हो जाएगा, a प्लस 6d माइनस a माइनस 3d, तो यहाँ से ये a से a कैंसिल चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3d, कितनी आ जाएगी 3d, यानी 3 इंटू डी कर दो बस, तो जैसे 3 इंटू डी करोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 22,000 यानी 66, तो आंसर क्या हो जाएगा 66,000, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन में कितना समय लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, और फटाफट क्वेश्चन ऑप्शन देखकर आपने आंसर लगा दिया, बस आपको फार्मूले याद हो, करने का तरीका याद हो, पता चल जाए कि क्वेश्चन आखिरकार कह रहा है, बस इतना जैसे आप जान जाओगे आपके लिए 1 या 2 मिनट का क्वेश्चन रह जाएगा। जो बोर्ड का पेपर होता है 3 घंटे का जरूर होता है, लेकिन उसको 2 घंटे में बड़ी आसानी से किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस और तैयारी के साथ जाएं। तो ये एक ब्रीफ नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैंने जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे वो सब आपको एपी को आपके इस पूरे वीडियो में कर दिए हैं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। ऐसे ही मैं अच्छे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक में बोर्ड की परीक्षाओं के लिए लाता रहूँगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।